प्यारे बच्चों, शिक्षा विभाग एवं आकाशवाणी के संयुक्त प्रयास से आप तक योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार अध्ययन सामग्री पहुंचाने के लिए विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम 12:35 से 12:55 तक प्रसारित होता है। आप घर पर सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन को सही तरह से कर पाएं, आपका नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। आपसे अपेक्षा है कि आप इन कार्यक्रम को सुनें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। विद्यालय प्रसारण सुनने वाले हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा की ओर से। कक्षा 4 के बच्चों के लिए आज पर्यावरण अपना परिवेश विषय से पाठ 10 हम आपको सुनवाएंगे। आज का विषय है पानी और हम, और ये जानकारियां आपके लिए लेकर आ रही हैं वार्ताकार शिक्षिका श्रीमती बीना केदावत। तो आइए सुने ये महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारियां। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ। वो इस प्रकार है। प्यास लगे तो पिए पानी, नहाने धोने में भी पानी, पौधों में हम डालें पानी, कुत्ता बिल्ली मांगे पानी, बिन पानी हम जी ना पाए, फिर पानी क्यों व्यर्थ बहाए, नल में खुला न छोड़े पानी, टप 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 ना बहाए पानी, पानी को तुम खूब बचाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ। बच्चों, इस कविता को सुनकर आप समझ गए होंगे कि यह कविता किस बारे में है। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। इस कविता में पानी के बारे में बताया गया है और इसी से हमारा आज का पाठ संबंधित है, जिसका नाम है पानी और हम। यह पाठ कक्षा 4 का पर्यावरण विषय का है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपने घर पर पानी के उपयोग जैसे नहाने, कपड़े धोने, पीने, खाना पकाने, पौधों को पिलाने आदि के बारे में पढ़ा था। इन सभी कामों के अलावा पानी के और भी कई उपयोग होते हैं, जैसे कारखानों में, बाग बगीचों में, होटलों में, मकान बनाने में, गाड़ियां धोने में, पंचर वाले की दुकान पर, खेतों में सिंचाई करने में। आप सभी ने इन कामों में पानी का उपयोग होता देखा है ना बच्चों? पर क्या यह भी जानते हैं कि इन सभी कामों के लिए पानी कहाँ से आता है? हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। पानी हमें नल, कुएं, बावड़ी, तालाब, बोरिंग, नहरों, नदियों आदि से प्राप्त होता है। आपको इस कक्षा के प्रसारण के बाद एक काम करना है। वह यह है कि आपके गांव या आसपास में यदि कोई नदी, तालाब या नहर है तो उनके नाम आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और अगर आप इनके नाम नहीं जानते हैं तो अपने बड़ों या पड़ोसियों से पूछकर भी लिख सकते हैं। साथ ही आपको यह भी पता करना है कि इन जल स्रोतों का मतलब होता है जल के साधनों में साल भर पानी रहता है, या फिर किस मौसम में पानी कम और किस मौसम में अधिक हो जाता है। बच्चों, सामान्यतया इनमें गर्मी के मौसम में पानी कम हो जाता है या सूख जाता है, और बरसात के मौसम में पानी बढ़ जाता है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक और जरूरी बात बताती हूँ कि हमारे राज्य राजस्थान में जो चंबल नदी है उसमें साल भर पानी रहता है, और इसीलिए इसे सदा नीरा भी कहा जाता है। सदा नीरा का मतलब होता है जिसमें हमेशा पानी रहता है। बाकी की नदियां बरसाती हैं, जिनमें साल भर पानी नहीं रहता है। उनमें बरसात के अनुसार पानी का स्तर कम या ज्यादा हो जाता है। बच्चों, अब हम उन स्थानों की ओर चलते हैं जहाँ के पानी को हम पवित्र मानते हैं, और वहाँ से पवित्र जल लेकर आते हैं, जिसे हम विभिन्न प्रकार की पूजा या त्योहारों पर काम में लेते हैं।
जैसे हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ से जो जल लाया जाता है उसे हम गंगा जल कहते हैं, क्योंकि इन स्थानों पर गंगा नदी बहती है और गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी भी है। इसे हम माँ गंगा या गंगा माँ के नाम से भी जानते हैं या पुकारते हैं। इसी तरह इलाहाबाद से जो जल लाया जाता है उसे त्रिवेणी जल कहते हैं। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। संगम का मतलब होता है मिलना। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती है और इसी के कारण यहाँ के जल को त्रिवेणी जल कहते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे उन 30 त्योहारों और रीति रिवाजों की जो कि जल स्रोतों के पास मनाए जाते हैं, जैसे कार्तिक मास का स्नान, जिसे गांव में काती नहाना भी कहते हैं। और इसके बारे में तो आपने जरूर सुना ही होगा, क्योंकि आपने अपनी दादी, नानी, मम्मी या दीदी को भी ये स्नान करते हुए देखा होगा, सुना होगा। यह स्नान दीपावली के 15 दिन पहले शुरू हो जाता है और दीपावली के 15 दिन बाद समाप्त होता है। यह समय जो होता है वो कार्तिक महीने का होता है और इसीलिए इसे कार्तिक मास का स्नान कहते हैं। इसी तरह माघ मास का स्नान होता है जो कि माघ के महीने में किया जाता है। और अगला है यम द्वितीया का स्नान। इसमें भैया दूज के दिन भाई बहन यमुना नदी पे स्नान कर यमुना के तट पर भाई अपनी बहन को वस्त्र, गहने आदि भेंट करता है। इसी तरह मकर संक्रांति पर भी पवित्र जल स्रोतों पर स्नान किया जाता है। बच्चों, अब हम पानी के बहने की दिशा का पता लगाते हैं और इसके लिए हमें एक छोटा सा प्रयोग करना है। वह प्रयोग इस प्रकार है कि हमें एक स्केल तो आप जानते ही होंगे, जिसे आप पटरी भी कहते हैं, जो लाइन खींचने में आपके काम आती है, उसे लेंगे और उस पर पानी की कुछ बूंदें डालेंगे। पानी की बूंदें डालने के बाद हम स्केल का एक सिरा थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो हम देखेंगे कि पानी की जो बूंदें हैं वो बहने लग जाती है। किस तरफ? नीचे की तरफ। और यदि हम उस ऊपर वाले सिरे को थोड़ा सा और ज्यादा उठा देते हैं तो पानी की जो बूंदें हैं उनकी बहने की गति तेज हो जाती है। इसी तरह सिरा नीचा करने पर पानी के बहने की गति धीमी या धीरे हो जाती है। बच्चों, इस प्रयोग से हम यह जान गए हैं कि पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है। इसीलिए हमारे घर के कमरे या आंगन में जब पानी गिर जाता है तो वह उसी ओर बहता है जिस तरफ फर्श का ढलान होता है। जिस प्रकार हमारे घर के आसपास नालियों का पानी जमीन पर ढलान की ओर बहता है और आगे चलकर किसी जल स्रोत में मिल जाता है या फिर किसी गड्ढे में जाकर इकट्ठा हो जाता है, उसी तरह नदियों का पानी भी बड़ी नदियों में मिलकर या आगे जाकर झीलों या समुद्र में इकट्ठा हो जाता है। बच्चों, आपने कभी अपने विद्यालय में भारत की नदियों का मानचित्र का मतलब समझते हैं आप? नक्शा, वो तो आपने जरूर देखा होगा। यह नक्शा आपके इस पाठ में भी बना हुआ है। इस नक्शे में नीले रंग की रेखाएं नदी के बहाव क्षेत्र को दर्शाती अर्थात बताती या दिखाती है और बड़े क्षेत्र में फैला नीला रंग समुद्र को दिखाता है या दर्शाता है। इसी मानचित्र में हम भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम भी जान लेते हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, महानदी, सतलज नदी, चिनाब नदी और रावी नदी। ये सभी हमारे देश की प्रमुख नदियां हैं। अब हम इसी नक्शे के नीचे देखते हैं, हमें समुद्रों के बारे में जानकारी मिलती है। इस नक्शे के नीचे 3 समुद्रों के नाम हैं। पहला है हिंद महासागर, दूसरा है अरब महासागर और तीसरा है बंगाल की खाड़ी। बच्चों, अब तक हमने पढ़ा और समझा
कि हमें पानी कहाँ से मिलता है और इससे क्या क्या काम किए जाते हैं, लेकिन हमने हमेशा यह भी सुना और पढ़ा है कि हमें पानी व्यर्थ का मतलब होता है बेकार, नहीं बहाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हमसे ऐसा क्यों कहा जाता है? हाँ, इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि हमारी धरती पर कितना पानी पीने योग्य है। यदि हम पूरी धरती को एक बाल्टी के बराबर माने तो उसमें से एक छोटा चम्मच भर जितना पानी ही हमारे पीने के लायक है। इसीलिए हमें पानी का महत्व समझना चाहिए और हमेशा इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम पानी के महत्व को समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। एक आधा लीटर की प्लास्टिक की बोतल लेकर कहीं टपकते हुए नल के नीचे रखते हैं और इसका समय भी नोट करते हैं। हम देखते हैं कि लगभग आधे घंटे में यह बोतल टपकते हुए पानी से ही भर जाती है। तो बच्चों, इस हिसाब से 24 घंटों में 24 लीटर जल बेकार बह जाता है। इस प्रयोग से हम यह समझ जाते हैं कि हमारे आसपास स्कूल, घर, सड़क, जहाँ कहीं भी हम नल से पानी टपकता देखें या नल खुला देखें तो उसे हमें तुरंत बंद करना है, या फिर अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चे छोटे हैं अगर, तो हमें उसे किसी से बंद करवाना है। बच्चों, बोरवेल, कुएं आदि में पानी जमीन के अंदर अर्थात भूगर्भ से आता है। पर आपने कभी सोचा है कि भूगर्भ में ये पानी कहाँ से आता है? वास्तव में बरसात का पानी जमीन में रिस रिस कर भूगर्भ में और जाता है। यही पानी कुएं, बोरवेल और बावड़ी में आता है। अगर आज हम इस पानी को व्यर्थ बहा देंगे तो भविष्य में, मतलब हमारे आने वाले समय में, हमारे लिए पानी की समस्या हो जाएगी, क्योंकि जितनी तेजी से हम भूगर्भीय जल का उपयोग करते हैं वह उतनी तेजी से नहीं भरता है, क्योंकि यह बरसात पर निर्भर करता है। बच्चों, अब हमें यह भी जान लेना चाहिए कि पानी बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें आवश्यकता के अनुसार ही पानी का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2 है, पानी को बेकार नहीं बहाना चाहिए। नंबर 3, बूंद बूंद पानी को भी बचाने का प्रयास करना चाहिए। और नंबर 4 है, जहाँ कहीं भी हम नल खुला या टपकता देखें तो तुरंत उसे ठीक से बंद करना या करवाना चाहिए। तो बच्चों, ये तो थी पानी को बचाने वाली बातें। आगे हम जानेंगे कि पानी गंदा क्यों होता है और उसे साफ या स्वच्छ कैसे रखा जा सकता है। कहते हैं कि बहता पानी स्वच्छ होता है, परंतु सब जगह ऐसा नहीं होता है। जब कारखाने, ऑफिस आदि से निकलने वाले गंदे पानी की नालियां बहते पानी में मिल जाती हैं, तो वह पानी फिर साफ नहीं रहता है। हमारे देश में कई नदियों का पानी इसी प्रकार गंदा हो रहा है। जैसे बालोतरा, जो कि बाड़मेर जिले में है, यहाँ लूनी नदी के आसपास रंगाई का कार्य किया जाता है और यहाँ से निकलने वाला गंदा पानी लूनी नदी में मिल रहा है। इससे नदी का पानी गंदा और दुर्गंध युक्त का मतलब है बदबूदार हो रहा है। ऐसे पानी के उपयोग से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डायरिया, टाइफाइड, पीलिया, दस्त आदि पेट संबंधी रोग हो जाते हैं। यदि समय पर इनका उपचार या इलाज नहीं किया जाए तो ये रोग गंभीर भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें हमारे आसपास बहने वाले नदी, नालों, तालाबों, कुओं आदि में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं डालनी चाहिए और यदि कोई ऐसा करता है तो हमें उसे भी रोकना चाहिए। यदि हमारे घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ मक्खी, मच्छर आदि पैदा हो जाते हैं और वह पानी भी बदबूदार हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें पानी को गड्ढों में इकट्ठा होने से रोकना चाहिए और उसे
नालियों में मिला देना चाहिए। हमें पानी के सभी साधनों जैसे कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, झील आदि को साफ रखना चाहिए और साथ ही पीने के पानी को हमें उबालकर, छानकर, फिटकरी डालकर या फिर क्लोरीन की गोलियां डालकर साफ करने के बाद ही काम में लेना चाहिए। आजकल तो घरों में वाटर प्यूरिफायर भी लगवाते हैं, जिससे भी पानी को साफ किया जा सकता है। हो सकता है आप लोगों के घरों में भी यह मशीन लग रही हो, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप पानी को उबालकर, छानकर, फिटकरी या क्लोरीन डालकर ही काम में लें। इसी प्रकार हमारे देश की सरकार ने गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे नामक एक समेकित गंगा संरक्षण कार्यक्रम चलाया है। इससे हमारे देश के 5 राज्यों के 97 शहर और 4,465 गांव जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को शामिल किया गया है। इससे हमारी गंगा नदी, जिसे हम मां समान समझते हैं, वह स्वच्छ और निर्मल हो जाएगी। तो बच्चों, ये था आज का आपका पाठ पानी और हम। अब हम इस पाठ को सुनने के बाद सीखे हुए मुख्य बिंदुओं पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है, पानी का अनेक काम धंधों में उपयोग होता है। दूसरा है, हमें पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। तीसरा है, पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है। चौथा है, पानी में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं डालनी चाहिए। पांचवा है, दूषित जल पीने से हम कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। और छठा है, हमें साफ स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखने हैं, और वो प्रश्न इस प्रकार हैं जो आपकी किताब में भी हैं और मैं भी आपको पढ़कर सुना रही हूँ। पहला प्रश्न है, आपने बहता पानी कहाँ-कहाँ देखा है? दूसरा प्रश्न है, पानी व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए? तीसरा प्रश्न है, पानी मैला या गंदा कैसे हो जाता है? और चौथा प्रश्न है, पानी को साफ कैसे रखा जा सकता है? और अंतिम प्रश्न है, दूषित या गंदे पानी के सेवन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जैसे पवित्र का मतलब होता है पावन, स्रोत का मतलब होता है साधन, मानचित्र का मतलब होता है नक्शा, दूषित का मतलब गंदा, भूगर्भ का मतलब जमीन के नीचे, स्वच्छ का मतलब साफ, व्यर्थ का मतलब बेकार। और पाठ के अंत में मैं अब आपसे यही कहूंगी कि व्यर्थ ना बहाओ पानी, बूंद बूंद बचाओ पानी, स्वच्छ निर्मल बनाओ पानी, जीवन का आधार है पानी। आज के लिए बस इतना ही। अब आपकी अध्यापिका बीना केदावत को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नए अध्याय, नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। विद्यालय प्रसारण में आज कक्षा चौथी के बच्चे पर्यावरण अपना परिवेश विषय से पाठ 10 में पानी और हम पर महत्वपूर्ण जानकारियां सुन रहे थे। वार्ताकार शिक्षिका थी श्रीमती बीना केदावत। आकाशवाणी कोटा की ओर से ये कार्यक्रम प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्रस्तुत किया रामनारायण मीणा ने। अब आज्ञा दीजिए। नमस्ते।